सितंबर में पीएसबी मंथन 2025 ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था और इस इवेंट में फिर से बात हुई है कि इंडिया को 2047 से पहले कम से कम 2 बैंक्स ऐसे चाहिए जो वर्ल्ड के टॉप 20 की लिस्ट में जगह बना पाएं बाई एसेट्स। मतलब ये है कि ये 2 बैंक्स हमें इतने बड़े चाहिए एसेट्स में कि वो टॉप 20 में जगह बना पाएं अगर ग्लोबली देखा जाए तो इस तरह के 2 बैंक चाहिए। अब इसके लिए ये बहुत सारी चर्चाएं हैं कि क्या अब केवल 2 ही पीएसबीज रहेंगे 2047 तक इंडिया में, बाकी सबका मर्जर होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये सारी चीजें समझेंगे कि इसमें आखिर हुआ क्या, वर्तमान समय में कंडीशन क्या है इंडियन बैंक की, जब हम कंपेयर करें ग्लोबल लेवल पे कौन सा बैंक है जो आगे बढ़ सकता है, इसके साथ साथ इस जो पीएसबी मंथन में की गई बात है वो कहाँ तक होल्ड करती है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये मैटर क्यों करता है। तो अगर हम देखें तो जो गोल है बैंकिंग सेक्टर का, इसको रिफॉर्म करने का विकसित भारत 2047 के रोड मैप के लिए, मतलब ये लक्ष्य रखा गया है 2047 तक भारत को विकसित बनाना है। तो कोई भी देश विकसित होता है सिर्फ एक ही कदम आगे बढ़ाने से नहीं, बल्कि चारों तरफ से उसे बढ़ना होता है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो पब्लिक सेक्टर बैंक को एक ग्लोबल स्केल पे जो है बड़ा बनाना होगा कि मतलब वो बैंक इतने बड़े हो सकें कि वो सिर्फ डोमेस्टिक जो डिमांड्स हैं उन्हें ना पूरी कर सकें, बल्कि अब्रॉड में जो डिमांड्स हैं उनको भी पूरी कर सकें। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो इंडिया में 2 बैंक हैं, एक तो पब्लिक सेक्टर बैंक और एक प्राइवेट बैंक है, एसबीआई और एचडीएफसी बैंक, जो केवल 2 ही बैंक हैं जो टॉप 100 में अपनी जगह बना पाए हैं। मतलब ऐसा भी नहीं है टॉप 20 या टॉप 50 में है, टॉप 100 में अपनी जगह बना पाए हैं। और अगर हम देख पा रहे हैं कि इंडिया में बैंक्स तो बहुत सारे हैं पब्लिक और प्राइवेट मिला करके, लेकिन इतने बड़े लेवल का कोई बैंक अभी तक नहीं बना है जो वर्ल्ड लेवल पे एक ग्लोबल डोमिनेंस अपनी पैदा कर पाए। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा वो हम समझें। और वर्तमान समय में अगर देखें तो एसबीआई 43rd रैंक पे है। ये लेटेस्ट रिपोर्ट है 2025 की एसएनपी की। तो उसके आधार पे एसबीआई 43rd रैंक करता है और वहीं एचडीएफसी 73rd नंबर पे रैंक करता है टॉप 100 में। और सबसे टॉप पे कौन है तो आपको पता है कि टॉप के जो 4 बैंक्स हैं वो चाइना के हैं, मेनलैंड चाइनीज लेंडर्स हैं, मतलब बैंक्स हैं टॉप 4 के। 5वें नंबर पे अमेरिका का आता है जेपी मॉर्गन बैंक। मतलब ये समझिए कि जो चाइना है वो डोमिनेट कर रहा है वर्ल्ड लेवल पे। 4 बैंक उसके ऐसे हैं कि अमेरिका यूरोप के बैंक भी उसके आसपास नहीं भटक रहे हैं। और ये जो बैंक हैं मेनलैंड चाइना के, ये अपनी कंट्री को तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका वाला रीजन है, मतलब यूएसए, कनाडा, उन सब में बहुत महत्वपूर्ण और इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे ये रहते हैं। अब हम बात करें अगर कि जो ये पूरी रैंकिंग है तो इसमें जो चाइना का आईसीबीसी बैंक है, इनके लंबे लंबे फुल फॉर्म्स हैं, वो ना जान करके क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो। तो अगर हम देखें तो इसकी जो एसेट है वो 6.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है। तो ये नंबर 1 रैंक कर रहा है 2025 की सारी रिपोर्ट में दिखा रहा हूँ। वहीं जेपी मॉर्गन की अगर बात करें तो उसकी जो एसेट है वो 4 ट्रिलियन के आसपास है और इसकी रैंक क्या है 5 है। उसके बाद 1 से लेकर के 4 तक तो केवल चाइना के बैंक हैं। अगर हम टॉप 20, जो कि इस रिपोर्ट में बात हुई कि टॉप 20 में हमको 2 बैंक लाने हैं, तो टॉप 20 में जो 20वें नंबर पे 2025 के रैंकिंग में, 2024 के रैंकिंग में यूबीएस हुआ करता था बैंक, लेकिन यूबीएस अब रिप्लेस कर दिया है, ये चाइना का ही बैंक है सीएमबीएल। 1.64 ट्रिलियन यूएस डॉलर इसका क्या है एसेट है और ये 20वें नंबर पे आता है। मतलब ये समझिए कि अगर किसी इंडियन बैंक को टॉप 20 में आना है तो ये है मिनिमम थ्रेशोल्ड जो उसे लेना होगा। तो वर्तमान समय कंडीशन क्या है इंडियन बैंक की, एसबीआई जो कि इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है और ग्लोबली 43rd नंबर पे है, उसकी एसेट साइड है 0.846 बिलियन, मतलब ये तो ट्रिलियन में है, ऐसे समझिए 846 बिलियन है या फिर 0.846 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। तो आप ये देख पा रहे हैं कितना अंतर है, लगभग दुगने का अंतर है। और ये 2024 में एसबीआई 47वें नंबर पे था और एचडीएफसी ये एसबीआई का भी ऐसा हाफ सा लग रहा है, हाफ से थोड़ा सा ज्यादा है, 0.494 ट्रिलियन डॉलर में इसका जो एसेट साइज है और ये 72 है, शायद मैंने वहां पे 73 लिखा, 2025 में 72 नंबर पे ही आता है और पिछले साल 2024 में 74th नंबर पे ये था। तो आप देख पा रहे हैं क्या कि अगर आप एसबीआई को टॉप 20 के 20वें नंबर से कंपेयर करें तो ये दुगने का अंतर है और आप टॉप से तो कंपेयर कर ही नहीं सकते। 6.6 ट्रिलियन डॉलर के एसेट्स हैं इस बैंक के पास। तो आप ये समझ रहे हैं कि कितना ज्यादा मेहनत करना है
और कितनी देर से हमारे देश में आंखें खुला करती हैं, और एक जो ना ग्लोबल लेवल पे जो व्यूज होते हैं या फिर एक विजन होता है, वो सोचने की कितनी कमी है अपने देश में, अगर हम इस लिहाज से देखें कि हमें 2047 में आगे बढ़ना है, विकसित बनना है। तो हम एक क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं कि अगर मान लेते हैं कि एसबीआई को टॉप 20 में 2047 तक लाना है, तो उसे कितनी ग्रोथ दर्ज करनी पड़ेगी। CAGR से हम नापते हैं ग्रोथ को, कितना उसे लाना पड़ेगा। तो ये अजम्पशन हम लेकर के चल रहे हैं, जैसे CMBL का है 1.6 ट्रिलियन, 2025 में इतना उसके पास एसेट है, और SBI के पास है 846 बिलियन। ये ध्यान रखिएगा कि 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन होते हैं, है ना। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है CAGR का, इसको जानने का कोई मतलब नहीं, इसके आधार पे पूरी कैलकुलेशन होकर के आ रही है। ये लगभग है 3.2% एनुअल एसेट ग्रोथ, कि लगभग जो SBI है उसको 3.2 या फिर ये 3 के आसपास 2.9 के आसपास आएगा, 3% की एनुअल ग्रोथ उसको देखनी पड़ेगी, मतलब हर साल उसको ऐसा CAGR की ग्रोथ करनी पड़ेगी, तब जाकर के उसकी एसेट क्वालिटी या एसेट का जो साइज है वो इस लेवल पे पहुंचेगा कि वो टॉप 20 मतलब वर्तमान समय का 1.6 ट्रिलियन वो अचीव कर सकता है। कब? 23 सालों में। अब ये आपको पता होगा कि जैसे आज मेरी एज 20 साल है और मेरे छोटे भाई की एज मान लीजिए 18 साल है, तो आज से 10 साल के बाद मैं 30 साल का हो जाऊंगा, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि मेरे भाई में और मेरे में एज का गैप 12 साल का हो जाएगा। मैं अगर 30 साल का हूँगा तो मेरा भाई भी उसी हिसाब से 10 साल बढ़ करके 28 साल का हो जाएगा, तो एज गैप 2 का बना रहेगा। तो ऐसे ही जब हम SBI की बात कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा होगा और वैसा वैसा चलेगा, कि इतना एनुअल ग्रोथ लेगा तो यहाँ तक पहुँच जाएगा, तो सोचिए आज से 23 साल के बाद जो टॉप 20 का जो यहाँ पे देश होगा, क्या उसके एसेट साइज नहीं बढ़ेंगे? वो भी तो एनुअल ग्रोथ ही दर्ज करेगा। तो अगर उस सिनेरियो से देखें कि अगर एनुअली अगर 3% का भी ग्रोथ टॉप 20 के बैंक्स अगर दर्ज करते हैं, तो उस हिसाब से फिर SBI को टॉप 20 में आने के लिए 3% नहीं बल्कि 6% के आसपास का CAGR चाहिए होगा 23 सालों में। तो ये आपको सिनेरियो ध्यान रखना पड़ेगा कि SBI को 6% के आसपास का CAGR चाहिए, कि ये SBI की बात हो रही है। अब आप सोचिए कि HDFC तो इसके हाफ है, और खैर वो तो प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। अब आप सोचिए जो और पब्लिक सेक्टर के बैंक है, PNB हो गया, BOB हो गया, उनको तो ये बहुत ही ज़्यादा चाहिए होगा, ये तो 10 से ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा आपको CAGR चाहिए होगा अगर उनको टॉप 20 में लाना है, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि 2 हमें PSBs चाहिए जो कि टॉप 20 में आने चाहिए। अब यहाँ पे अगर ऐसा हो रहा है तो हम ये समझते हैं कि इसके पीछे सिनेरियो क्या हो सकता है, ये जो सारी चीज़ें दर्ज करी जा रही हैं, कैसे हम 2 मेगा बैंक बना सकते हैं। तो इसके लिए एक डिस्कशन ऐसा भी होता है, मतलब यहाँ पे, कि जो बैंकों का ना मर्जर किया जाए। अब ये कहाँ से बात आती है? तो ये बात आती है नरसिम्हन कमेटी की रिपोर्ट 1 और नरसिम्हन कमेटी की रिपोर्ट 2 से, जिसमें उन्होंने बताया था पहले भी कि अगर आपको बैंक बनाने हैं ग्लोबल लेवल के, तो आपको बैंकों का मर्जर करना पड़ेगा। और ये मर्जर कैसा होगा? तो उन्होंने कहा था स्ट्रॉन्ग बैंक का मर्जर करना पड़ेगा, मतलब 2 अच्छे बैंकों का आप मर्जर करेंगे, तब जाकर के आपको एक मेगा बैंक देखने को मिलेगा। तो ऐसी अवधारणा ये ऐसे लगाई जा रही कि अगर हमें 2 PSB चाहिए, तो ये हमें जैसे अभी 2017 से मर्जर हुआ, 2019-20 में मर्जर हुए, बहुत सारे बैंकों का मर्जर किया गया। जैसे आप देखेंगे 2017 में SBI के जो एसोसिएट्स बैंक थे उनको मर्ज कर दिया गया SBI के साथ। बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया और देना बैंक मर्ज कर दिए गए, पंजाब नेशनल बैंक और ऐसे कैनरा बैंक। तो यहाँ पे ये जो बैंक आपको दिख रहे हैं ना, इसमें क्या था? स्ट्रॉन्ग बैंक नहीं था, ये था स्ट्रॉन्ग और वीक बैंक का मर्जर। तो उसकी वजह से इन बैंकों में मर्जर तो हुआ, लेकिन वो ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी जो मिलनी चाहिए मर्जर के बाद। तो इस वजह से अब ये होगा कि अगला जो कंसोलिडेशन होगा, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, उसके आधार पे देखेंगे कि अभी 2047 तक क्या पॉलिसीज चलती हैं। गवर्नमेंट की बात है, गवर्नमेंट बदलती रहती है, पॉलिसीज बदलती रहती हैं, व्यूज़ और विजन्स भी बदलते हैं। तो अगर चाहिए होगा तो हमें स्ट्रॉन्ग बैंक का मर्जर करना होगा, तभी जा करके हमें 1 या 2 बड़े ग्लोबल लेवल के कॉम्पिटिटिव बैंक मिल पाएंगे। तो ये पिछला कंसोलिडेशन था। अब इस कंसोलिडेशन का तो एक आइडिया भी और एक्सपीरियंस भी है, कंसोलिडेशन करने से क्या अच्छी बातें निकलती हैं और क्या खराब बातें निकलती हैं। तो उसके आधार पे अगला जो कदम है वो सोचना होगा। और इंडिया को ये मेगा बैंक चाहिए ही क्यों? सबसे बड़ी नीड तो ये, मतलब एक प्रश्न तो ये भी उठता है कि क्यों चाहिए हमें मेगा बैंक, ऐसे बैंक जो ग्लोबल लेवल पे हो। तो ये समझिए कि जो सबसे बड़ा किसी भी देश को विकसित होने में योगदान होता है वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो अगर हमें बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करना है
तो हमारे पास ऐसे बड़े और ग्लोबल लेवल के बैंक भी तो होने चाहिए कि उनके पास इतना पैसा हो, उनके पास इतनी एसेट हो कि वो बड़े से बड़े लोन को बैकअप दे सकें या बड़े से बड़े लोन को दे सकें। अब ऐसे समझिए जैसे नेशनल प्रोजेक्ट है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का। अब इसके लिए अगर हमें 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स चाहिए ऐसे समझिए, तो उसके लिए सिर्फ एक बैंक इसे फंड नहीं कर पाएगा, तो आपको इसे बहुत सारे बैंकों से फंडिंग लेनी पड़ेगी, तब जा करके ये हो पाएगा। और उसमें से भी अगर किसी बैंक की स्थिति परिस्थिति बिगड़ी तो आपको मिलने वाला इस प्रोजेक्ट को मिलने वाले फंडिंग पे भी असर पड़ेगा। तो लेकिन अगर हमारे पास एक ऐसा बैंक होता जिसके एसेट साइज जो है ट्रिलियंस में होती, तो इस तरह का जो फंड है वो सिर्फ एक ही बैंक हैंडल कर पाता, क्योंकि वो इतना बड़ा बैंक होता। तो इस वजह से सबसे बड़ी तो यही है कि हमें बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अगर देश में चलाने हैं या फिर देश में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने हैं, तो उसके लिए हमें बड़े बैंक भी चाहिए। हमें वर्ल्ड बैंक और बाकी जगह से लोन लेने की जरूरत वैसे नहीं पड़नी चाहिए। फिर जो कॉर्पोरेट ग्रोथ है उसको सपोर्ट करने के लिए कि इंडिया के जो कॉर्पोरेट्स हैं वो एक्सपेंड कर रहे हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि बाहर भी विदेशों में भी एक्सपेंड कर रहे हैं। बड़े बड़े मर्जर्स और एक्विजिशंस होते हैं, मतलब खरीदनी पड़ती हैं कंपनियां, मर्जर्स होते हैं। तो ऐसे में फंडिंग की जो नीड होती है वो इंडियन बैंक से करें तो ज़्यादा बेटर है। मतलब अगर इंडियन बैंक फंडिंग करते हैं, क्योंकि बैंक का तो यही बिजनेस ही है लोन देना, तो अगर आप लोन ही नहीं दे पा रहे हो तो ऐसे में आपको बड़ा जो प्रॉफिट है वो कहाँ से मिल पाएगा? ना आप बड़े लोन दोगे ना बड़े प्रॉफिट दर्ज करोगे। फिर वो जो एक्विजिशंस और मर्जर्स के लिए लोन लेना होता है कॉर्पोरेट्स को, विदेशी जो बैंक होते हैं वो करते हैं। इंडिया के बैंक होंगे तो इंडिया में ही करेंगे, तो इंडिया के लिए ज़्यादा बेहतर है। फिर जो स्केल की इकोनॉमीज हैं उनके लिए भी अच्छा है। जो लार्जर बैंक होते हैं वो ज़्यादा इफिशिएंटली ऑपरेट करते हैं। जो कंसल्टेशन होता है उसकी वजह से कैपिटल का यूटिलाइजेशन बढ़ता है, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट रिड्यूस होती है, टेक्नोलॉजी क्या होती है वो अडॉप्शन उसका इम्प्रूव होता है। ऐसे समझिए, मान लीजिए एक ही जगह पे एसबीआई खुला है, यहाँ पे पीएनबी है, यहाँ पे बीओबी है, यहाँ पे और कोई बैंक है, एक ही जगह पे इतने सारे बैंक हैं। तो आप ये समझिए कि हमारे पास अगर एक ही बैंक एक बड़ी आबादी को कैटर कर सकता है, इतना मतलब बड़ा बैंक है, तो उसमें हमें 4 बैंक होने की क्या जरूरत है? तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, अगर यहाँ पे बैंकों को मर्ज कर दिया जाए और एक क्या वो बड़ा बैंक हो, है ना, एक छोटा ही नहीं बड़ा बैंक हो, तो होगा क्या कि अब एक ही यूनिट को चलाना होगा, एक ही ब्रांच को चलाना होगा, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट बचेगा, ज़्यादा इफिशियंट होगा, ये कैपिटल का यूटिलाइजेशन ज़्यादा अच्छे तरीके से हो पाएगा। तो ये सब यहाँ पे धारणाएं होती हैं जो यहाँ पे बताई जा रही हैं कि ये नीड क्यों होती है एक मेगा बैंक की। फिर यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट भी, जो बिगर बैंक होता है वो ज़्यादा डाइवर्सिफाइड बैलेंस शीट उसकी होती है। मतलब वो सिर्फ एक ही सेक्टर पे फोकस नहीं करता, वो हर एक तरह के सेक्टर छोटे से लेके बड़े तक सब पे फोकस करता है। तो उसकी जो बैलेंस शीट होती है ज़्यादा डाइवर्सिफाई होती है। तो ऐसे में अगर कोई एक सेक्टर जिसका मार्केट अगर डाउन भी जाता है तो उस बैंक पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उसके और भी बहुत सारे क्लाइंट होते हैं। तो ऐसे में जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है ना बड़े बैंकों की, ज़्यादा बेहतर होती है बजाय कि छोटे बैंकों के। तो इसलिए हमें एक मेगा बैंक चाहिए होता है। तो ये मेगा बैंक चाहिए, उसके लिए क्या क्या चीज़ें करी जाती हैं या क्या क्या चीज़ें सोची जा सकती हैं? तो सबसे पहली बात तो गवर्नेंस और ऑटोनॉमी की आती है। फिर से मैं आऊँगा नरसिम्हन कमेटी रिपोर्ट 1 और 2 पे, जिसमें इसके बारे में खास तौर पे बात करी गई थी। और ये देखा भी गया था कि जब नरसिम्हन कमेटी की रिपोर्ट 1 आई थी, जिसमें कहा गया था पहले सरकारें ही बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है, लोन रेट है, वो सारी चीज़ें डिसाइड करती थी। तो उसकी वजह से हो क्या रहा था कि इंडिया में जो बैंक्स थे उनका एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, है ना। इस वजह से बैंक डूबने की कगार पे पहुंच चुके थे 91 तक। तो ऐसे में जब ये नरसिम्हन कमेटी 1 की जो रिकमेंडेशन थी उसको अपनाई गई और बैंक को थोड़ी ऑटोनॉमी दी गई, तो हुआ क्या, बैंक अच्छा परफॉर्म करने लगे। जो एनपीए था वो कम हुआ, जिसकी वजह से जो सीआरआर और एसएलआर रेशियो जो बहुत ज़्यादा हो गया था उसमें भी कमी आई। तो ऐसे में ये बात नरसिम्हन कमेटी 1 और 2 में फिर से ये बताई गई थी कि बैंकों को ज़्यादा ऑटोनॉमी देने की ज़रूरत है, ताकि वो अपना काम अपने तरीके से कर सकें। अब यहाँ पे तो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, तो इसमें सरकार का दखल थोड़ा बहुत रहता ही है, लेकिन फिर भी अगर बैंक को स्केल अप करना है ग्लोबल लेवल पे तो उसको थोड़ा सा और कम करना पड़ेगा, और जिससे जो एसेट क्वालिटी है ज़्यादा इंप्रूव हो सके। जैसे आज के समय में भी सरकारें ये डिसाइड करती हैं कि बैंक को कितना पीएसएल करना है, मतलब प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग किसी भी बैंक को कितनी करनी है। अब वहाँ पे टारगेट तय होते हैं कि आपको, अगर आप यूनिवर्सल बैंक हैं तो इतने परसेंट, स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो इतने परसेंट, आरआरबीज हैं तो इतने परसेंट आपको प्रायोरिटी सेक्टर में लोन देना ही है।
तो अगर मान लीजिए आरआरबीज हैं तो 75% अगर पीएसएल में देना है तो मतलब वो 100 रुपये कम, अगर उन्हें लोन देना है तो 75 रुपये तो वो केवल प्रायोरिटी सेक्टर में देंगे। प्रायोरिटी सेक्टर में मतलब जैसे किसान हो गए, जो कम आय वर्ग के लोग हो गए, छोटे लघु उद्योग ऐसे हो गए गांव लेवल के, तो वो एक पूरा डिटेल है, क्राइटेरिया बनाया गया, तो उनको लोन देना है। तो ऐसे में वो बैंक और किसी को लोन नहीं दे सकते। 25 रुपए जो बच रहे हैं वही अब जिसको मन करे उसको लोन दे सकते हैं। तो इस तरह की कुछ ऑटोनॉमी चाहिए होगी जिससे बैंक थोड़ा अच्छे जो लोन है अपनी जो एसेट क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर पाएँ, डिसीजन मेकिंग वो ले पाएँ ताकि अच्छे लोन दे सकें और उनको अच्छा प्रॉफिट हो सके जिससे वो आगे बढ़ सकें। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि टेक्नोलॉजी और एआई, जैसे जैसे समय आपका बढ़ेगा एआई का डोमिनेंस बढ़ता ही जाएगा। अभी क्वांटम कंप्यूटर्स नहीं आए हैं या फिर धीरे धीरे आना शुरू है, आने वाले समय में एआई प्लस क्वांटम कंप्यूटर्स जब आएंगे तो ये स्केल बहुत ही ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ेगा, और जो देश जो कंट्री इसमें पीछे रहेगा वो हर एक क्षेत्र में पीछे रहेगा, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर ही क्यों ना हो। तो एआई गवर्नेंस, इंटरऑपरेबल आर्किटेक्चर, साइबर रेजिलियंस, ये सब करना होगा, मतलब इसके प्रति कदम उठाने होंगे, तभी जाकर के आप अपनी बैंकिंग को और बेहतर बना पाएंगे, अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे। अब एआई को बहुत ही जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है डिसीजन मेकिंग के क्षेत्र में, बैंकिंग में भी। अगर आप नहीं इस्तेमाल करेंगे तो होगा क्या कि आप पीछे रह जाएंगे। तो ये सब कदम उठाने होंगे। फिर कस्टमर सेंट्रिसिटी पे भी ध्यान देना होगा कि सिर्फ आपको डोमेस्टिक ऐसा व्यू लेकर के ही नहीं सोचना होगा, आपको ग्लोबल व्यू से जो है सोचना शुरू करना होगा बैंक्स वगैरह को, कि आपको ऐसा देखना होगा कि आपका जो प्रोसेस है सिंपल। आप अभी किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक से अगर लोन लेने चले जाइए, होम लोन, तो आपसे इतने कागज मांगे जाते हैं जो कि सारे जरूरी हैं, ऐसा नहीं कि बेवजह के कागज हैं, सारे जरूरी हैं जो कानूनन है। इतने तरह के कागज आपसे मांगे जाएंगे और इतने तरह के स्क्रूटनी और का सामना करना पड़ता है कि आप हो सकता है होम लोन ले ही ना पाएं, और हो सकता है बहुत सारे केसेस में खुद ही लोन रिजेक्ट हो जाता है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। वहीं पर पब्लिक सेक्टर के बैंक उसी सेम कागज पे, उसी सेम क्राइटेरिया पे आपको लोन दे देते हैं। तो ऐसे में अगर प्रोसेस थोड़ा सिंप्लीफाई हो और डिसीजन मेकिंग थोड़ा बेटर हो तो बाकी जो बैंक हैं वो भी दे पाएंगे लोन। यहाँ पे तो बात ये होती है कि अगर आपने जो नियम तय किए गए हैं सरकार के द्वारा उस पर अगर आप खड़े नहीं उतरे, आपने लोन दिया, कल को एनपीए हुआ तो आपकी नौकरी पे सवाल आता है। तो भाई कोई फंसना ऐसा चाहता नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को देखना होगा कि अगर आपको ग्लोबल पर्सपेक्टिव से सोचना होगा तो नियम कानून, कस्टमर सेंट्रिसिटी, सब पे सुधार करना होगा, तभी आप उस लेवल पे पहुंच पाएंगे। अब हम बात करें कि अगर मेगा बैंक बनाने हैं तो उसके लिए क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। सबसे पहला चैलेंज तो कैपिटल और प्रॉफिटेबिलिटी का ही है। मतलब अगर आपके पास कैपिटल जनरेशन का कोई माध्यम सही नहीं है और पीरियोडिक कैपिटल एक्सेस आपके पास नहीं उपलब्ध हो पा रही है, मतलब आप ऐसा नहीं कि अभी तो बहुत लोन दे दिया, 10 साल तक आपने कुछ किया ही नहीं, तो ऐसे में ना आप उस लेवल पे पहुंच नहीं पाएंगे जो सीएजीआर आपको चाहिए होगा। प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करनी होगा। जैसे अभी देखा जाए तो अभी के समय में जितने पब्लिक सेक्टर बैंक हैं सारे के सारे बहुत अच्छा काम करें, एनपीए भी कम हो रहा है और सारे के सारे प्रॉफिटेबल भी हैं, मतलब प्रॉफिट में आ ही रहे हैं धीरे धीरे करके। तो ऐसे में उम्मीद तो दिखती है, लेकिन अगर आप जब ग्लोबल पर्सपेक्टिव से कंपेयर करेंगे तो बहुत ही छोटा नंबर वो हो जाता है इंडियन पब्लिक सेक्टर के बैंक्स का। तो उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा कि इसको थोड़ा और अच्छा करना होगा, कैपिटल जनरेशन वगैरह, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। फिर इंटरनेशनल प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको जाना है ग्लोबल, मतलब बड़ा बैंक बनना है, सिर्फ आपको अपने देश में लोन दे करके आप या अपने देश में बहुत सारा बिजनेस करके आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपको क्रॉस बॉर्डर इंटरनेशनल प्रेजेंस भी अपनी स्टैब्लिश करनी होगी, तभी आप एक ग्लोबल प्रेजेंस बना पाएंगे, तभी आप एक ग्लोबल बैंक बन भी पाएंगे, है ना। फिर रिस्क और एसेट क्वालिटी भी बहुत मैटर करती है कि आप जो लोन दे रहे हैं, लोन देने का मतलब ये है कि हम बहुत सारा लोन दे दें, हम कहते हैं अरे हमारी एसेट बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन एसेट बहुत ज़्यादा होने का मतलब ये है आपने लोन बहुत दे दिया, लेकिन वो एसेट क्वालिटी भी तो अच्छी होनी चाहिए। पता चले 5 साल में सारे के सारे एनपीए हो गए, फिर जितना आपने अभी बढ़ चढ़ के चिल्ला रहे थे उतना ही ज़्यादा आपको रोना पड़ेगा, बैंक ही पता चले डूबने के कगार पे आ जाए। तो ऐसे में ये भी देखना होगा कि जो आप रिस्क लें उसमें एसेट क्वालिटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि एनपीएस वगैरह के जो चांसेस हों कम से कम हों। अब हम बात करें यहाँ पे जो टेक एग्जीक्यूशन का रिस्क है। अब जैसे वर्तमान समय में देखा जाए तो अभी धीरे धीरे करके सारे बैंक या इंडिया में वो बैंक.in ये जो पोर्टल है इस पर शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि फ्रॉड बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में अब इस तरह की चीज़ें, अब ये तो पहले भी सोची जा सकती थी कि सारे बैंक, अगर बैंक है तो बैंक के लिए एक अलग डोमेन होना चाहिए, लेकिन सोची गई, लेकिन बहुत बाद में सब सोची, इतने ज़्यादा फ्रॉड हो गए, लोग ऐसा वेबसाइट फर्जी बना करके फिशिंग वगैरह करके लोगों को ठग रहे हैं, उसके बाद ये सारी चीज़ें सोची गई। तो अगर बैंक को मजबूत बनना है ना तो जो टेक्नोलॉजी है और एडॉप्शन उसको तीव्र करना होगा, मतलब वो उसमें अग्रिम
पंक्ति में होने चाहिए टेक्नोलॉजी अडॉप्शन में, सबसे लास्ट में नहीं होने चाहिए। जब पूरा सब कुछ हो गया उसके बाद आप आ रहे हो, इंट्रोड्यूस हो रहे हो, तो ये ध्यान रखना होगा। और यहाँ पे मैक्रो और जो M&A मतलब मर्जर एंड एक्विजिशन की डायनेमिक्स है उसको भी समझना होगा यहाँ पे, कि ये भी एक बड़ा रिस्क होता है कि अगर आप देखिए कि आप बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन जो ग्लोबल रैंकिंग है वो रेट साइकिल कैसा चल रहा है दुनिया में, मतलब क्या रेट चल रहे हैं, और उसके अलावा जो ट्रेड फ्रिक्शंस हैं वो कैसे हैं। जैसे अभी इसके समय देखा जाए तो फ्रिक्शन बहुत ही ज़्यादा है, मतलब अब अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया है, कह रहे हैं EU से कि आप भी लगा दो, तो अभी ऐसा होता है। फिर लार्ज अगर मर्जर एंड एक्विजिशंस होते हैं, मतलब ऐसा हो सकता है भाई कि जो कोई दो बड़े बैंक हैं ग्लोबली वही आपस में मर्ज हो जाएं, तो उससे भी रैंकिंग पे प्रभाव पड़ता है। तो ये भी एक रिस्क रहता है टॉप 20 में आने का। मतलब हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उसकी वजह से भी रैंकिंग पे प्रभाव पड़ता है। तो खैर ये रिस्क हैं जो सबको देखने ही पड़ेंगे अगर आपको टॉप 20 में आना है। और इन सब का ना सब कुछ काट लेकर के चला जाता है कि इनके लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज बनाएंगे, अगर ऐसा होगा तो क्या करना होगा। अब हम बात करते हैं कि इस PSB मंथन में कहा क्या गया। तो ये जो PSB मंथन हुआ था इसमें RBI CA PSB लीडरशिप के ये सब आए हुए थे, और यहाँ पे ज़्यादातर बात जो कस्टमर सर्विस, गवर्नेंस, इनोवेशन, रिस्क, वर्कफोर्स, टेक्नोलॉजी, मॉडर्नाइजेशन पे बात हुई कि विकसित भारत अगर हमें 2047 का अचीव करना है तो ये सारी चीज़ें कैसे सुधारनी होंगी। और यहाँ पे ये भी बताया गया कि ये जो यहाँ से पूरी न्यूज आती है कि हमें कम से कम 2 बैंक्स ऐसे ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बैंक चाहिए ऑर्गेनिकली। और यहाँ पर अभी कोई फ्रेश कंसोलिडेशन डिस्कशन नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे अभी डिस्कशन नहीं हुआ है तो अभी कोई बैंक बना भी नहीं है 2। अभी तो यही तय करना है कि वो 2 बैंक होंगे कौन। SBI तो हमें समझ में आ रहा है कि चलो ठीक है, अपने लेवल पे जहाँ तक पहुँच रहा है वो ठीक है, लेकिन दूसरा बैंक ऐसा कौन सा होगा इसके बारे में अभी कोई डिस्कशन नहीं है। किसको दूसरा बैंक सरकार सेलेक्ट करेगी जिस पे फोकस करेगी। और ऑर्गेनिकली क्या 2 बैंक ऐसे इतने बड़े लेवल पे पहुंच पाएंगे, लगभग ये आपका थोड़ा सा कह सकते हैं कि मतलब इतना विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है कि SBI अपने आप में केवल बिना मर्जर और कंसोलिडेशन के इस लेवल तक पहुंच सकता है। अब अभी के सिनेरियोज को देखते हुए पहुंच जाए तो अच्छी ही बात है, लेकिन ये ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले समय, मतलब ऐसा यहाँ पे बहुत सारी कुछ ऐसे रिपोर्ट्स हैं जिसमें बताया जा रहा है कि हो सकता है कि आगे चल करके सरकार कंसोलिडेशन और करे। वर्तमान समय में जो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं इनकी संख्या में और कमी देखने को मिले। कमी देखने को मिलने से मतलब ये होगा कि 2 स्ट्रॉन्ग बैंक का मर्जर होगा, अब स्ट्रॉन्ग और वीक का मर्जर नहीं होगा। तो ये थी पूरी न्यूज। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। डिटेल में डिस्कशन इसीलिए मैंने कहा ताकि सब कुछ आपका क्लियर हो सके। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए। इस तरह की और इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय।